क्लास 10th में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था, व्हेन एनी करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। याद आ रहा है? व्हेन एनी करंट कैरिंग वायर इज placed in external magnetic field then it experience a force which is given by F is equal to IBL sin theta। उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है F is equal to IBL sin theta के बराबर होता है। अब अगर हम इस फोर्स की बात करें, किसकी, ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं F is equal to IBL sin theta की अगर हम बात करें तो वहां पर तो हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है। क्लियर हो गया? और इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए थे, एक तो था किक वायर एक्सपेरिमेंट, मरकरी में जो वायर डिप वाला एक्सपेरिमेंट था, 10th स्टैंडर्ड पर आपने एक्टिविटी पढ़ी थी। और दूसरा एक था हॉर्स शू मैग्नेट के बिटवीन आपने क्या किया था, वायर रखी थी करंट कैरिंग वायर, जिसमें आपने उसको हॉर्स शू मैग्नेट को ऐसे हैंग करके रखते थे, उसके बीच में आपने करंट कैरिंग वायर रखी थी। एनसीईआरटी की एक्टिविटी अगर आपको याद आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस वक्त फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? तो इसमें टॉपिक में थोड़ा सा डैश करके लिखो, व्हेन एनी करंट कैरिंग वायर, हेडिंग में इसमें डैश करके लिखना, व्हेन एनी करंट कैरिंग वायर, व्हेन any current carrying wire is placed in, when any current carrying wire is placed in external magnetic field, when any current carrying wire is placed in external magnetic field, when any current carrying wire is placed in external magnetic field then it experience a magnetic force, which is given by F is equal to IBL sin theta, which is given by F is equal to IBL sin theta, where देखो I तो आपको पता ही है करंट होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, L लेंथ होती है, तीनों चीजें पता है। थीटा इज एन एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, यानी कि लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन वही होती, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो करंट फ्लो की होगी। डायरेक्शन ऑफ लेंथ करंट फ्लोइंग एंड मैग्नेटिक फील्ड लिखा बेटा सबने, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल से तरीके से इसका प्रूफ समझना है, हमने 10th में पढ़ा था, इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझो, इधर समझ लो। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है आपको। दिस इज द करंट कैरिंग वायर एंड द करंट इज फ्लोइंग अलोंग टू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर, ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है एंड करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस डायरेक्शन, अलोंग टू दिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? और इस करंट कैरिंग वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्लियर हो गया? अब आपको मैंने बार बार बताया था बेटा, किसी भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो करती है, व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई किया तो उस कंडक्टर में क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। क्लियर हो गया? अब ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि नहीं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा,
इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप समझ सकते हैं, देखो किसी भी कंडक्टर में आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फोर्स लग क्यों रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्या किए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। अब हमने देखो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और साथ में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। और आपको पता है कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है उन पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल हैं और हमने बाहर से एक एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो जब चार्ज इस कंडक्टर के इनसाइड मूव कर रहे हैं, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब जो चार्ज है वो मोशन कर रहे हैं। तो चार्ज क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, किस पर, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेंगे तो उन पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया। अब इधर ध्यान से समझें, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा। भाई जब आपने क्या किया, आप समझ गए ना मेरी बात, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स v वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ को मूव कर रहे हैं, और हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है, तो इस चार्ज पार्टिकल में क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वही कंडीशन तो बन गई, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली कंडीशन बन गई। इलेक्ट्रॉन भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रॉन का मोशन यानी कि चार्ज पार्टिकल का मोशन भी हो रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि डायरेक्शन कहां को होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन कहां को होगी, जो ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन कहां को होगी। देखो उसके लिए आपको फ्लेमिंग ने अपना रूल दिया था। यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और चार्ज की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो रही है इधर को, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा फोर्स लगना चाहिए इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहां को लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स कहां को लगता, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन कहां को होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये फोर्स F कितना होगा, कितना होगा फोर्स, E इंटू वी क्रॉस बी के बराबर। सबकी समझ में आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम फोर्स वेक्टर फॉर्म में देखें तो फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी बी या ई वी बी वी क्रॉस बी के बराबर होगा। क्लियर हो गया। और ये फोर्स आउटवर्ड क्यों लग रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसकी वजह से ये फोर्स कहां को लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इतना समझ में आ गया। तो क्या हुआ बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्ट ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एक्ट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ई वी बी साइन थीटा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो कितना होगा, ई वी बी साइन थीटा। क्लियर हो गया। थीटा हमारे पास एंगल हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बिटवीन, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, इतना सबकी समझ में आ गया, यस और नो। अब इस कंडक्टर के इनसाइड आप ध्यान से समझे, इस कंडक्टर के इनसाइड अगर हम मान ले इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इस कंडक्टर की लेंथ एल है, तो इसके इनसाइड एक ही इलेक्ट्रॉन होगा या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस कंडक्टर के इनसाइड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, क्या करेंगे इसका वॉल्यूम। अरे मेरी बात समझ में आ गई, इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर हम मान लें स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका वॉल्यूम होगा ए इंटू एन। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन ए एल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए एन ए एल, इस कंडक्टर के इनसाइड टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन ए एल। अब मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा,
इतने सारे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला फोर्स यानी कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फोर्स एक्ट ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना लगेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा भाई, NaL टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन EVB sin थीटा। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने थीटा 90 डिग्री नहीं लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने थीटा 90 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास देखो जरूरी नहीं है कि हमारा जो वायर की डायरेक्शन है, कभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वायर की डायरेक्शन लेंथ के अलोंग, तो वायर की लेंथ जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर ही रखें, किसी अदर डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फोर्स एक्ट ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा NaL EVB sin थीटा के बराबर। क्लियर हो गया। तो इसी को आगे अगर हम लिखें तो यही फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को अगर मैं आगे लिखूं यहाँ से, बोर्ड में इतनी जगह है इन पर लिख देते हैं, यही फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, NEA VD यहाँ पर देखो ये VD हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई है ये NEA VD इंटू देखो n यहां से आया NEA VD और साथ में आ गया BL sin थीटा। क्लियर हो गया। और आपको पता है कि NEA VD हम लोगों ने पहले कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड करंट, याद आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था। तो इसी को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू IBL sin थीटा, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। क्लियर हो गया। तो ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नेट फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है वही फोर्स किस पर लगेगा, कंडक्टर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां है, कंडक्टर के इनसाइड है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लग जाएगा, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा के बराबर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, तो हमारे पास फोर्स आ गया F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। तो आपको मैंने बताया, बार बार बोला है, अगर प्रोडक्ट में किसी भी क्वांटिटी में अगर साइन थीटा आ रहा है, देखो फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है और यहाँ पर करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और अगर आपको साइन थीटा अगर आ रहा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। कभी भी किसी क्वांटिटी में अगर साइन थीटा आ रहा होता है तो इसका मतलब वहां पर जो आएगा, ये जो आएगा, अगर जब हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट वेक्टर होना है। तो इसको वेक्टर नोटेशन में लिखा जाता है F वेक्टर इज इक्वल टू, I बाहर आ जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे हम L क्रॉस B वेक्टर। क्लियर हो गया। और इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहां को होगी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ L एंड B। क्लियर हो गया। और L की डायरेक्शन हमेशा वही लेंगे जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी, और B की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू बोथ L एंड B के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो गया। और इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लिखो बेटा, इसके नीचे लिखना, इन वेक्टर नोटेशन इट इज रिटन एज, इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज, in vector form it is written as, in vector form it is written as लिखो बेटा, F is equal to, sorry, F vector is equal to I into L cross B। F vector is equal to I L cross B, L cross B, L cross B। लिखे बेटा, the direction of this magnetic force, the direction of this magnetic force, the direction of this magnetic force is always, the direction of this magnetic force is always, the direction of this magnetic force is always perpendicular to, the direction of this magnetic force is always perpendicular to both
both the length element and magnetic field, and it can be given using the Fleming left hand rule. It can be given using the Fleming left hand rule. लिखा बेटा, लिख लिया बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ध्यान से समझिए इधर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आपको जूनियर क्लासेस में भी 10th में भी आपने ये लॉ पढ़ा था, बहुत बेसिक लॉ है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड फिंगर्स इन सच अ वे, मिडिल फिंगर, forefinger and thumb are perpendicular to each other. Middle finger, forefinger and thumb are perpendicular to each other. Then क्या होता है, आपको सिंपल याद रखने का तरीका ये है, ये देखो डैडी फिंगर हो गया फादर, F, B ब्रदर एंड मी I, ठीक है। अब सिंपल सा आप देखो, फादर ब्रदर एंड आई, एग्जाम में ये मत लिख देना फादर ब्रदर एंड आई, आप क्या लिखोगे, इफ मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया, लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, according to Fleming left hand rule, if we, inverted commas में लिखना, if we stretch our left hand fingers, in such a way, middle finger, forefinger and thumb are perpendicular to each other, then if middle finger show the direction of current flowing, middle finger show the direction of current flowing, forefinger show the direction of magnetic field, then thumb will show the direction of magnetic force, ठीक है। आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां को जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इधर देखें, मैग्नेटिक फील्ड कहां को जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट कहां जा रही है, इधर की तरफ को, तो फोर्स कहां को लग रहा है, बाहर की तरफ को। कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो आप नीचे से ऐसे बना लो, ये हो गया, ये करंट को दिखाएगा आपका I, ये किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है B, तो ये किसको दिखाएगा, F को दिखाएगा, फोर्स। क्लियर हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसको दिखाएगा, करंट को, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स को, FBI। क्लियर हो गया बेटा, सबने कर लिया। अब मुझे ये बताओ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, भाई फोर्स मैक्सिमम कब होगा, क्या हो जाएगा, देखो व्हेन, अब आप समझे बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, भाई साइन थीटा आ रहा है, थीटा अगर 90 डिग्री होगा
द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो एफ कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई बी एल के बराबर हो जाएगी। ये लिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया। और ऐसे ही ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम या जीरो कब होगा, हाँ, व्हेन मैग्नेटिक करंट इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फोर्स मिनिमम होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 0 होते हैं। ठीक है बेटा, इसको इतना अच्छे से आप लोग नोट कर लो। ठीक, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4.5 टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 4.5, 4.6, 4.5, 4.6 टिक किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4.21, क्वेश्चन नंबर 4.21, क्वेश्चन नंबर 4.23, 4.23, ये 4 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आपको करके मुझे व्हाट्सएप करने। क्लियर हो गया, ये 4 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा।